इंडिपेंडेंट उर्दू पॉडकास्ट। इंडी पॉडकास्ट पाकिस्तान के 75 साल के साथ मैं हूं निखत अमान। पाकिस्तान की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर पॉडकास्ट सीरीज़ का ये सिलसिला इंडिपेंडेंट उर्दू ने शुरू किया है, जिसमें हम आज़ादी के बाद से अब तक पाकिस्तान सियासत, तफरी और दीगर शोबों में कहाँ खड़ा है, इस बात का अहाता करने की कोशिश करेंगे। पहले पॉडकास्ट में हम बात करेंगे पाकिस्तानी सिनेमा के उरूज और ज़वाल के असबाब के बारे में और आपको सुनवाएंगे इस शोबे से वाबस्ता अफराद की बातें। सबसे पहले आपको बताती चलूँ, हमारे साथ स्टूडियोज़ में एक मेहमान शख्सियत भी मौजूद हैं, तहनीत बानो। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल रहेंगी। तहनीत बानो अब तक बहुत सारी फिल्में देख चुकी हैं मुख्तलिफ ज़ुबानों में। तहनीत का ये दावा है कि उन्होंने 1 लाख तक फिल्में देखी हैं, उस पर भी बात होगी। फिल्म क्रिटिक और फिल्म शाइक के तौर पर आज हमने उनको मदऊ किया है। तहनीत, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, मुझे ये बताएं आपने पहली फ़िल्म कौन सी देखी थी? मैंने पहली फिल्म जो पाकिस्तानी फिल्म देखी थी, मैंने चूड़ियाँ देखी थी। मेरी आँखा दातरू, मेरा बख्तू है पाजी, संभालती फिरनी है, कितनी अखा ही चो डिग्गी, मिट्टी च न रुल जाए। मुझे याद है कि मेरा ख्याल है मैं 7th या 8th क्लास में होंगे। उस वक्त पाकिस्तान में इतनी फिल्म्स बन नहीं रही थी। पहली दफ़ा शायद मैंने कोई पंजाबी फिल्म भी देखी थी। और आखिरी फिल्म कौन सी देखी है? आखिरी फिल्म मैंने अभी बड़ी ईद के ऊपर देखी है, लंदन नहीं जाऊँगा। निरी बेस्वादी, मेरी मंगनी ना कराओ अब्बा जी। मंगनी कैंसल, डायरेक्ट नकाह करा देते हैं। ओ पति, लंदन नहीं जाऊंगा ये उसका सीक्वल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टोरी का सीक्वल है। बस पहले पंजाब नहीं जाऊंगी और अब लंदन नहीं जाऊंगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप पाकिस्तानी फिल्में बहुत शौक से देखती हैं, तो आपको क्या लगता है जो पाकिस्तानी फिल्में हमारी बन रही हैं वो किस तरह की फिल्में हैं? आप समझती हैं कि हम हमसाया ममालिक हैं, इस मयार पे उतर पाए हैं? देखिए, अगर टेक्निकल देखा जाए तो ऑब्वियसली जो हमारा हमसाया मुल्क है उसमें बिजनेस बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड होते हैं हमारी मूवीज़ में, तो ऑब्वियसली उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट उनकी बहुत हायर होती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम अपनी मूवीज़ का करें। हमारे पास ज़ाहिर बजट थोड़े होते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस भी हमारे पास अभी इतने वेल इस्टेब्लिश नहीं है, 2-3 ही हैं, वही मूवीज़ बना रहे हैं। अगर इन सब चीज़ों को रख के देखा जाए तो हम मेरा ख्याल से बहुत अच्छी फिल्में बना रहे हैं। तहनीत, इस पर हम मज़ीद भी बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं सीनियर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर हसन अस्करी की जानिब। पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री के सुनहरी दौर और ज़वाल के असबाब के बारे में वो क्या कहते हैं, आइए उनसे सुनते हैं। जो सबसे बड़ा मरकज था बड़े सगीर में 3 मराकज थे, कलकत्ता था, बॉम्बे था और लाहौर था। अब इस टूट फूट के बाद इस मरकज को कुछ नजर लग गई है या यहाँ के कुछ लोग जो हुनरमंद हैं वो नहीं रहे, बादशाह ये आंगन खाली हो गया हमारे बहुत बड़े बड़े लोगों से। हमारे वसाइल कमजोर होने की वजह से पढ़े लिखे लोगों ने रुख ही नहीं किया। यहाँ तो फाके काट के आना पड़ता है। मीडिया ने हमें नुकसान भी पहुंचाया। उस जमाने में प्रिंट मीडिया था, हमारा तशख़्ख़ुस भी बिगाड़ा गया। हमारी फिल्म को सिर्फ ये कहा गया कि ये एक रंगीन दुनिया है और लोग यहाँ सिर्फ अय्याशी के लिए या सिर्फ ऐसे आते हैं, सरमायाकारी करते हैं और फिर चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो एक माकूल सरमायाकारी है वो नहीं हो सकती। बहुत सारे असबाब हैं जिनमें से मैं थोड़ा थोड़ा आपको बतलाता चला जाता हूँ। गवर्नमेंट ने हमें बिल्कुल नज़रअंदाज किया, इसको सनत ही तस्लीम नहीं किया। हम जो प्रोडक्ट बनाते थे हमें तो बहुत सारी फैसिलिटीज से महरूम रखा गया, बिल्कुल सतीला जैसा सलूक किया गया हमसे कि टेलीविजन एक प्रोपेगेंडा मशीनरी रही है हमारे यहाँ हुकूमत के लिए, और हुकूमत की जितनी भी पॉलिसीज या उनका जो भी काम है उसको टेलीविजन के जो मारूफ अदाकार हैं उनकी जुबान से या उनके चेहरे से लोगों तक ये पहुंचाना कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ये एक प्रोपेगेंडा मशीनरी रही है। लिहाजा फिल्म वाले तो फिल्म बनाते थे, तो इस मशीनरी को इसके जो लोग थे, इनके जो हुनरमंद हमसे ही गए थे, हमारे बल्कि नाकाम तरीन लोग थे जिन्होंने टेलीविजन का रुख किया और आज बहुत बड़े लोग हैं। तो हुकूमत ने उनको नवाजा, हमें निगलेक्ट किया। एक ये भी बहुत बड़ी वजह, एक कंट्रास्ट बन गया। ऐसा नहीं हुआ कि हम एक होके काम करते।
देखिए, आप अपनी तारीख उठा के देखें, जब भी जहाँ भी पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो उसका क्या जो आउटकम होता है, जब आपके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, सियासी इस्तेकाम ना हो, तो टेरर और सेक्स जो है, दैट इज द आउटकम ऑफ दैट. उसमें टेररिज्म आ जाएगा आपके यहाँ और सेक्स आ जाएगी. वो हमारी फिल्म में भी आ गया. जो हसन अस्करी साहब बात कर रहे थे कि उस दौर में जब उनका ज़माना था तो प्रिंट मीडिया ने उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाया, क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि प्रिंट मीडिया के अलावा VCRs, क्योंकि वो ज़रा ज़्यादा एक्सेसिबल हो गया था, लोग अब आराम से अपने कंफर्ट ऑफ देयर होम्स मूवीज़ देख सकते थे, उसने ज़्यादा काम ख़राब किया. और फिर साथ साथ हमसाया मुल्क बहुत ज़्यादा तरक्की करना शुरू हो गया था, बहुत सारी फिल्में रिलीज़ होना शुरू हो गई थी. इस वजह से भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री थोड़ी ज़वाल पज़ीर होना शुरू हो गई. तहनीत, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा. फिल्म प्रोड्यूसर, राइटर और डायरेक्टर सैयद नूर की जानिब पाकिस्तान में पंजाबी और उर्दू फिल्मों के हवाले से वो काफ़ी जाने जाते हैं. मेरी उनसे बात हुई, पाकिस्तानी फिल्मों के हवाले से ही उनसे पूछा गया. मेरी जब 70 में एंट्री हुई तो उस वक्त पंजाबी फिल्म जो है वो बहुत डोमिनेट कर रहा था. सुल्तान रईस साहब और ये लोग कहते थे क्यों बनाते थे भाई, देखने वाले अच्छे थे, देखने वाले चाहते थे कि ये टाइप की फिल्म हो. अगर देखने वाले ना चाहते तो कौन नुकसान में फिल्म बनाए. जो पंजाबी बनाने वाले लोग थे उन्होंने भी उर्दू फिल्में बनाना शुरू कर दी और पंजाबी फिल्म का नामो निशान खत्म हो गया और अब हर तरफ उर्दू फिल्में बन रही थी. रेशम थी, बाबर था, शान का कमबैक हुआ था, मोमी का मोहम्मद राना, ये सब लोग वो उर्दू फिल्में कर रहे थे. फिर 97 में जाके मैंने पंजाबी फिल्म बनाई. आपने सैयद नूर की बातें सुनी, वो ये फरमा रहे थे कि पाकिस्तान में जो हम इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में काम हो रहा है वो स्टोरीज लेके आ रहे हैं, शायकीन नहीं देखना चाहते हैं घरेलू मसाइल को. हम अगर दूसरी तरफ देखें तो हम वही कुछ ड्रामों में दिखा रहे हैं. आप क्या कहती हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हम वो चीज़ें नहीं दिखा रहे. अगर हम अपनी पंजाबी मूवीज़ भी देखें, जैसे गंडासा कल्चर की बात हो रही थी, तो बेसिकली अगर अब इनको देखें उन मूवीज़ का, अगर अब हम एनालिसिस देते हैं तो हम उसको पंजाबी कल्ट क्लासिक्स बोलते हैं. उसके अंदर एक चीज़ है जो एक मेन थीम है, मौला जट है या जितनी पंजाबी मूवीज़ हैं वो किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर हैं, चाहे वो रेप का कल्चर है या हमारा कोई वनी का कल्चर है, उसके अंदर वो मौजूद हैं. हाँ, उस वक्त के ज़माने में शायद ऑडियंस की इतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी, शायद इतनी अवेयरनेस नहीं थी. वो मूवीज़ अगर आज के दौर में रिलीज़ हो, चूड़ियाँ भी बेसिकली एक हाउस होल्ड की कहानी थी लेकिन वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई. आजकल की जैसे मूवीज़ हैं, लंदन नहीं जाऊँगा, ये एक हाउस होल्ड पे है, ये एक फैमिली स्टोरी है जिसके अंदर फैमिली की ही लड़ाई है. ऑल्दो उन्होंने उसको प्रेजेंट बहुत अच्छे तरीके से किया है, लेकिन एक नॉर्मल लव स्टोरी है और फैमिली के डायनामिक्स के ऊपर है. तो अब क्या लोगों ने मूवी नहीं देखी? पाकिस्तानी सिनेमा में ख़वातीन डायरेक्टर्स की बात करें तो उनमें से एक नाम संगीता का भी है. फिल्मी करियर का आगाज़ उन्होंने 13 साल की उम्र में किया था और अब तक वो मुतादिद फिल्मों में और ड्रामों में भी काम कर चुकी हैं. मेरी उनसे बातचीत हुई और मैंने उनके सामने यही सवाल रखा कि ये बात जो की जा रही है कि गरीब का सिनेमा जो है ख़त्म हुआ है और अमीर का सिनेमा अब भी बाकी है, उस पर क्या कहती हैं? कि मेरी जितनी फिल्में थी ना वो गरीब तबके ने हिट की थी, वो ही आते थे देखने के लिए, सस्ता टिकट था. अब तो जो बहुत अलीट क्लास है वही फिल्में देखने जा रही है. 1000-1200 का टिकट है, कम से कम 500 पॉपकॉर्न और कोक के भी लगेंगे 500-600. तो गरीब तबके के लिए तो फिल्में ही बंद कर दी. छोटे बजट की फिल्म बनाए और उसका टिकट भी थोड़ा रखें, मतलब बहुत कम है तो 200 तक ही भी रख लें ताकि गरीब भी देख सके. भारत इंडस्ट्री के लिए ना कभी भी किसी भी गवर्नमेंट ने कभी कुछ नहीं सोचा. अब देखिए क्या होता है. क्या आवाज उठाए यार, बड़ी दफा हम लोग पूरा ग्रुप गए इस्लामाबाद में, बस धमकी दे देते, हाँ हम कर रहे हैं, हम आपके बारे में कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होता. निखत, अभी जो संगीता जी ने बात की, मेरा ओपिनियन थोड़ा सा उनसे डिफर करता है कि अभी वो कही थी गरीब का सिनेमा नहीं रहा. गरीब का सिनेमा कैसे रहेगा? जिस ज़माने की मेरा ख्याल है वो बात कर रही हैं, तब शायद पेट्रोल 50-60 रुपए का था. उससे भी कम, शायद उससे भी कम था. अब आप पेट्रोल की कीमत देखें, इन्फ्लेशन देखें, तो ये बड़ी अनफेयर बात हो जाती है कि हम कहें कि टिकट 600 रुपए का है या टिकट 1000 रुपए का है. आखिर जो फिल्म बना रहे हैं उन्होंने भी तो कोई अपने प्रॉफिट्स भी रखने हैं, उसके बाद दोबारा इन्वेस्ट भी करना है, दोबारा फिल्म भी बनानी है. तो ये बड़ी अनफेयर बात है कि हम कहें कि नहीं टिकट अभी भी 100 रुपए का हो या 200 रुपए का हो. दूसरी चीज़ के प्रोड्यूसर्स के एंगल से अगर हम, नॉट फिल्म प्रोड्यूसर्स एज इन
جو فائنانس انجیکٹ کرتے ہیں, اگر اس کے اینگل سے دیکھیں تو انفارچونیٹلی ہمارے ملک کی اکنامک کنڈیشن اتنی خراب ہے کہ نہ نئے سنیماز بن رہے ہیں. جیسے جو چھوٹے شہر ہیں, چھوٹی جگہیں ہیں, اگر وہاں پہ سنیماز بند ہوئے تو دوبارہ نہیں کھلے. سیکنڈلی موویز بھی ہماری اتنی تعداد میں نہیں بن رہی کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اپنا پیسہ لگاؤں اور ایک سنیما گھر بناؤں تو ہر ہفتے اس میں فلم ریلیز ہو رہی ہے. ہر ہفتے کوئی فلم نہیں آ رہی. عید پہ ایک ساتھ آ جاتی ہیں, بڑی عید پہ آ جاتی ہیں, پھر کوئی سیزن آتا ہے اس میں آ جاتی ہیں. تو یہ سیزنل بیسڈ کام تو نہیں ہے. ابھی تو سنیما دوبارہ سے ریوائول کے فیز میں ہے اور ابھی کچھ فلمیں بننا شروع ہو گئی ہیں, لیکن جب سنگیتا جی بات کری تھی اس دور میں ایک ٹائم ایک سال میں 100 سے زائد فلمیں بنتی تھی اور کہتے یہ بھی ہیں کہ سنیما گھر کم پڑ جاتے تھے, سنیما گھر کے ٹکٹس نہیں ملتے تھے. تہنیت اب چلتے ہیں سرمد کھوسٹ کی جانب, جو کہ بہت جانا مانا نام ہے, فلم پروڈیوسر ہیں, رائٹر ہیں, ڈائریکٹر ہیں, اور ان کے سامنے میں نے یہی سوال رکھا تھا کہ بینگ اے پروڈیوسر ان کے کیا چیلنجز ہیں. آرٹ کا ایک ایکسپریشن جو ہوتا ہے اس کی پہلی بنیاد ہوتی ہے اوریجنلٹی. ایک بندے کی انفرادیت, ایک انسان کی انفرادیت, وہ اپنے نظر سے اپنی سوچ سے کیسے وہی کہانی کو سناتا ہے اور وہ ایک کہانی سچ کہانی بن جاتی ہے. مجھے لگتا ہے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اس انفرادیت کو برقرار رکھنے کا ہے, کیونکہ یہ ایک ایکسپینسو میڈیم ہے. آپ چھوٹی سے چھوٹی فلم بھی جس کو آپ کہہ لیں کہ جی کم دنوں میں بن جائے یا جس کا اسکیل بہت بڑا نہ ہو, اس میں بھی ٹیکنیکل خرچے اتنے ہیں کہ یہ میڈیم ایک رقم, ایک اماؤنٹ, ایک بجٹ مانگتا ہے. تو سب سے بڑا پرابلم وہیں پہ آتا ہے جی, کیونکہ ہمارے پاس جو مارکیٹ ہے اس وقت, کوئی بھی کام ہوتا ہے, آپ دیکھیے کہ ٹی وی چینلز ہیں, ان کے ڈرامے اگر اپنے 8 سے 9 کے سلاٹ کے اندر پیسے بنانا کم ہو گئے تھے تو بہت سے اور ایسے میڈیم آ گئے ہیں. مثال کے طور پہ یوٹیوب آ گئی, مثال کے طور پہ OTT پلیٹ فارمز آ گئے جہاں پہ وہ ڈرامے بار بار رن ہوتے ہیں. تو گویا اس کی جو ایک کیش سائیکل یا اس کی جو ایک ریونیو سائیکل ہے وہ بڑی ہوتی گئی. فلم کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ کم از کم میرے جیسا, اپنے منہ سے شاید بہت اچھا نہیں لگتا کہنا, لیکن پیورسٹ جو سنیما میں بلیو کرتا ہے کہ فلم صرف وہ نہیں ہے جو پردے پہ چل رہی ہے, فلم وہ تجربہ بھی ہے کہ جو آپ بہت سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اکٹھے ایک جگہ پہ دیکھتے ہیں اور اب سب کا ایک کلیکٹیو ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو یعنی سنیما ہاؤس بھی ضروری ہو گیا. بنانے کا جہاں تک سوال ہے, ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کا, آرٹسٹ کا, اس میں وہ کہ ہم بہت زیادہ پرومیننٹ نہیں ہیں, لیکن اس بات پہ مجھے کانفیڈینس ہے کہ ہمیں کام کرنے کی نیت بھی ہماری اچھی ہے, ہمیں محنت کرنی بھی آتی ہے اور ٹیلنٹ بھی. پاکستان میں ریگولیٹری نظام ہے, خاص طور پہ فلم انڈسٹری کو لے کے ہم بات کریں تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ خود بھی اس سے کافی متاثر بھی رہے, آپ کیا کہیں گے؟ اگر اتنا کنٹرول ہے مطلب حکومتی, سیاسی یا ریاستی سطح پہ, تو ہم سمجھ لیتے ہیں اس کو, ہم اس کے ارد گرد کام کرنا سیکھ لیتے ہیں. دوسرا اگر اس کے اوپر ایک جنرل کامنٹ یہی ہوگا کہ پوری دنیا میں آرٹسٹک ایکسپریشن کو اس طرح صرف چند افراد یا ایک بورڈ کے مشورے یا رائے کے اوپر اتنا زیادہ کمپرومائز نہیں کیا جاتا. ریٹنگ کا ایک سسٹم ہے جو پوری دنیا میں کب سے مروج ہے. آپ ریٹ کرتے ہیں کو, آپ سوچ کو نہیں باندھتے یا سوچ کو نہیں, ہاں آپ اس کو نام موضوع قرار دیتے ہیں. 18 سال سے کم عمر لوگ نہیں دیکھ سکتے. ہم ہندوستان سے بار بار کمپیریزن کرتے ہیں کیونکہ زبانیں ملتی ہیں, شکلیں ملتی ہیں, رنگ ملتے ہیں, موسم ملتے ہیں, فلموں کو بنانے کا ڈھنگ یا فارمولا ملتا ہے. اتنے بڑے سائز کے ملک میں بھی ایک سینسر بورڈ ہے. ہمارے ہاں مطلب فلمیں اتنی نہیں بنتی اور سنیما اتنے نہیں ہیں, 3 سینسر بورڈ ہیں. مجھے آج تک یہ سمجھ, مطلب فلم بنا کے آپ سکتے رہیں کہ فیڈرل میں جا رہی ہے, اب پنجاب میں جا رہی ہے, اب سندھ میں جا رہی ہے. سرمد کھوسٹ کی باتیں آپ نے سنی. پروگرام میں اجازت لینے سے پہلے تہنیت میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, اگلی فلم کون سی دیکھنے جا رہی ہیں؟ میں لیجنڈس آف مولا جٹ کا پچھلے 3-4 سال سے انتظار کر رہی ہوں. تو ہوپ فلی ابھی کہہ رہے ہیں کہ دسمبر میں ریلیز ہو جائے گی, تو ہوپ فلی اس کا ٹریلر تو بہت اچھا تھا, تو آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ مووی. نہیں سی پتا کہ میں پتر نہیں پورے پنڈ دی موت لے کے آئی ہوں. چلے جی, آپ انتظار کریں اس فلم کے ریلیز ہونے کا. ہم لیں گے یہاں پر اجازت. انڈی پوڈ کاسٹ پاکستان کے 75 سال میں آج ہم نے بات کی پاکستانی سینما انڈسٹری کے عروج اور زوال کے اسباب کے حوالے سے. یہ پوڈ کاسٹ آپ انڈیپینڈنٹ اردو کی ویب سائٹ کے علاوہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور اسپوٹیفائی پر سن سکتے ہیں. سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. انڈی پوڈ کاسٹ پاکستان کے 75 سال. پوڈ کاسٹ آپ تک پہنچانے میں تکنیکی معاونت حاصل رہی ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی. آج کے پوڈ کاسٹ سے نکھت امان کو اجازت دیجیے.